स्वागतम बच्चों, मैं उमा शंकर तिवारी, तुम्हारा कक्षा अध्यापक एवं हिंदी शिक्षक। आज हम लोग पाठ्यपुस्तक में धावक कहानी, जिसके रचनाकार संजीव हैं, उस पर विचार विमर्श करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। इस क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर देखेंगे, उस पर बातें करेंगे, समझेंगे। जिसमें पहला होगा लेखक परिचय, दूसरा कहानी का परिचय, तीसरा पाठ का सारांश, चौथा धावक कहानी एक अति यथार्थवादी रचना है जिसमें तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण हुआ है, इस बिंदु पर विचार करेंगे। और पांचवा कहानी का उद्देश्य और छठवां कहानी का संदेश। और अंत में हम लोग कहानी के मुख्य पात्र भवलदा एवं अशोकदा के चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। देखने के क्रम में ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पर लेखक का परिचय, स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न तथा कहानी के प्रमुख पात्र भवलदा एवं अशोकदा के चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिसे कॉपी में उतार लेंगे और तैयार करेंगे ना। पाठकों और पाठ को ध्यान से 2-3 बार शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे, ताकि कहानी जो है परीक्षा की दृष्टि से ढंग से तैयार हो जाए। शुरू करते हैं कहानी के रचनाकार संजीव के परिचय से। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 6 जुलाई 1947 को बाराकला गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा पश्चिम बंगाल में हुई थी, जहां से उन्होंने रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर के समकक्ष डिग्री हासिल की। सेंट्रल ग्रोथ वर्क्स इसको कुल्टी पश्चिम बंगाल में वर्षों रसायनज्ञ के रूप में कार्य करने के बाद फिलहाल स्वतंत्र लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं। समकालीन हिंदी कथा साहित्य के प्रथम पंक्ति के हस्ताक्षर वे अपने शोध परक लेखन और वर्जित विषयों के अवगाहन के लिए विख्यात है। उनके 8 उपन्यास और शताधिक कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त विविध विषयों पर विविध विधाओं में वे लगातार लेखनरत हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियां, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत मुक्ति, प्रेरणा स्रोत और अन्य कहानियां, ब्लैक होल, खोज, 10 कहानियां, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, आरोहण जो कहानी संग्रह है, किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की धूप, जंगल जहां से शुरू होता है, और उपन्यास है सूत्रधार, रानी की सराय, ये किशोर उपन्यास है, डायन और अन्य कहानियां बाल साहित्य है। इन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा गया, जिसमें प्रथम कथाक्रम सम्मान 1997 में, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा सम्मान 2001 लंदन में, भिखारी ठाकुर सम्मान 2004, पहल सम्मान 2005 में तथा श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान 2013 में सम्मानित किया गया। दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ चलते हैं, कहानी का परिचय। धावक कहानी का मूल कथानक भवलदा के जीवन पर आधारित है। भवलदा का पूरा नाम भवरंजन चटर्जी है। उनके घर में बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई है। भवलदा अपने संपूर्ण जीवन में बेहद ईमानदार और खेल के प्रति समर्पित रहे। दोनों भाइयों में अशोकदा बड़े हैं और बेहद चालाक हैं। वे अपनी बुद्धि बल पर लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। दूसरी तरफ भवलदा और बमभोले सच्चे अर्थों में भोले भाले ही रहे। भाई के परिवार को छोड़ देने पर वे स्वयं विवाह नहीं करते हैं। अपनी छोटी बहन का विवाह करने से लेकर माँ की देख रेख में ही अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। खेल के प्रति समर्पण और सामाजिकता ने उन्हें काफी
नाम और प्रसिद्धि दिलाई। भाई और भाभी से खिन्न रहते हुए भवलदा ने सिर्फ ईमानदारी भरी जिंदगी जिया था। कहानी का परिचय। अब चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाठ के सारांश को देखते हैं। कहानी धावर सामाजिक धरातल पर रचित एक बंगाली परिवार की व्यथा कथा से संबंधित है, जिसमें अशोकता और भवलदा जैसे दो भाइयों के जीवन दृष्टि का लेखक ने वर्णन किया है। जिंदगी की दौड़ में भवलदा पीछे छूट जाते हैं, किंतु उनके बड़े भाई अशोकदा अपनी चालाकी और व्यक्तिक चेतना की दृष्टि से बहुत आगे बढ़कर भी भवलदा जैसी पारिवारिक और सामाजिक सहानुभूति नहीं प्राप्त कर पाते। अशोकदा के लिए उच्च शिक्षा, बड़ी नौकरी और बड़े घर की बेटी का महत्व है, किंतु छोटे होते हुए भी भवलदा माँ और एक बहन के साथ घर की सभी जिम्मेदारियां निभाते हैं। वे लेखक की कृपा से किसी तरह से किराने की नौकरी तक ही पहुंच पाते हैं, किंतु अशोकदा चीफ पर्सनल मैनेजर बन जाते हैं। बहन की शादी में अशोकदा का कोई योगदान नहीं मिलता। वे अपनी शान की दुनिया से बाहर निकलकर भवलदा की साधारण गरीबी किंतु सम्मान की दुनिया में नहीं आ पाते। माँ हमेशा यही चाहती है कि दोनों भाइयों में प्रेम परस्पर कायम रहे, किंतु अशोकदा की छल कपट और बेईमानी की दुनिया से भवलदा हमेशा दूर रहकर अपने समाज के सभी जातियों में सम्मान और सहयोग की ग्रामीण जिंदगी से ही प्रसन्न रहना चाहते हैं। लेखक की दृष्टि में दोनों भाई का प्रेम ही दोनों की माँ के जीवन का मूल आधार था, किंतु दोनों कभी एक न हो सके। अशोकदा के बंगले की जिंदगी को भवलदा कभी पसंद नहीं किए, न तो माँ को ही कभी वहाँ जाने दिए, क्योंकि उसे वे खैरात का जीवन समझते थे और भाभी के व्यवहारों से वे नारी जात पर ही विश्वास करना छोड़ दिए थे। यदि अशोकदा चाहते तो भवलदा पर इतना पारिवारिक बोझ न आता और वे जीवन की दौड़ में प्रथम आते, किंतु वे तो नौकरी के बाद मुनीमीगिरी करके माँ की बीमारी का खर्च, घर के खर्च, बहन की शादी के खर्च जुटाने तथा गांव और समाज के लोगों के सहयोग में ही अपना समय गंवा देते। बहन के ससुराल से एक छोटी बच्ची को लेकर चले आने तथा दूसरे शहर में रहने पर उसके खर्च को भी भवलदा ही वहन करते थे। माँ के कहने पर लेखक ने एक मास्टरनी से भवलदा की शादी की व्यवस्था तो कर दी, किंतु भवलदा के घर में इतने खर्च के बाद और किसी प्रकार के खर्च के बोझ को उठाने की स्थिति में नहीं थे। न तो मास्टरनी के आह्वान या आसान के नीचे जीवन जीना ही पसंद करते थे। उनके अनुसार शान में दूसरों से अपने को ऊंचा दिखाने की क्रूरता और खुदगर्जी होती है, जबकि सम्मान उनके लिए परस्पर सौहार्द और समता का द्योतक था। वे किसी की शान को सहन नहीं कर पाते थे, चाहे वह भाई हो या पत्नी। उनकी दृष्टि में माँ का महत्व सर्वोपरि था, जिस पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने देना चाहते थे। 25 सालों तक अनवरत संघर्ष करते रहने के कारण भवलदा असमय बूढ़े हो गए थे। वे कभी अपने सिद्धांतों के विरुद्ध किसी प्रकार का समझौता नहीं किए। वे नियतिवाद पर विश्वास नहीं करते थे। अपने उन्नति के लिए दूसरों को धोखा देना नहीं सीखे थे। उन्हें किसी भी प्रकार का पुरस्कार लेना अनुचित जान पड़ता था, चाहे उनका भाई ही क्यों न उन्हें देता हो। इसी बीच माँ चल बसी। भवलदा अपने पीएफ के लोन से स्टेशन के बगल में 2 कमरा बनाकर रहते थे, जो एकांत और उपेक्षित पड़ा था, क्योंकि अब भवलदा भी नहीं रहे। जब अशोकदा और लेखक उनसे मिलने गए तो एक लड़के ने उन्हें चाबी देते हुए कहा कि उन्हें दूसरा स्ट्रोक आया और आज सुबह ही चल बसे। लेखक को भवलदा का उनके घर पर एक पत्र मिला, जिसमें वे अपने भाई की बेईमानी की जिंदगी और अपनी परेशानियों से भरी जिंदगी की तुलना करते हुए लिखे थे कि समाज हमेशा ही 2 वर्गों में बटा रहा है। एक वर्ग दूसरे की को अपनी उन्नति और आनंद का मुहारा बनाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। दूसरा वर्ग ईमानदारी, भाईचारा और सामाजिकता की बेइंतहा परेशानियों से भरी जिंदगी जीते हुए भी
दूसरों की सहायता को ही अपना धर्म समझता है। वे अपने घर पर भाई को हक जताने से मना ही नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि हमेशा मरते खपते रहने से ही मेरी जिंदगी कम हो गई। यदि तुम्हारे जैसा होता तो दीर्घायु होता। वे अपनी पीड़ादायक जिंदगी को ताम झाम वालों की जिंदगी से अच्छा बताते हुए कहते हैं कि हो सके तो चक्कर कभी देखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी धावक जो है एक अति यथार्थवादी रचना है जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी खरी उतरती है। प्रस्तुत कहानी में वर्णित जिस आधुनिक समाज का वर्णन किया गया है उसमें एक बंगाली परिवार किस प्रकार दो भाइयों में संगठित होकर दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करता दिखाई पड़ता है वह आधुनिकता की देन है। आज समाज में जो भी समय और परिस्थितियों का लाभ उठाकर आगे बढ़ता है वह अपने ही घर और परिवार से कटकर जीने लगता है। यही सच्चाई है और दूसरा वर्ग घर परिवार समाज की पृष्ठभूमि में अपने को बनाए रखने के लिए किस प्रकार टूटता जा रहा है इसकी यथार्थ गवाह है यह रचना, जिसे इस रूप में अशोकदा और भवलदा के जीवन दृष्टि में देखा जा सकता है। जैसे एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता ही नहीं 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। अशोकदा की एक गलती थी कि वे बड़े साहब के घर रहने लगे और अपने परिवार से अपने संबंध तोड़ दिए। वे बड़े साहब की कृपा से ही पर्सनल मैनेजर बने, उनकी लड़की से शादी किए। यह तो उनका अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़ना था, किंतु जब वे चीफ पर्सनल मैनेजर बन गए तो उस समाज में उनकी यह गलती उसी प्रकार छिप गई जिस प्रकार चंद्रमा की कालिमा। उन्हें सभी तरह सम्मान मिलने लगा, किंतु दूसरी तरफ भवलदा पारिवारिक बोझ को गरीबी के कारण उठाने में टूटकर बिखर गए। वे अपने परिवार को टूटने से बचा नहीं सके। एक घर भी 2 कमरे बनाने के लिए उन्हें कोऑपरेटिव तथा पीएफ से लोन तक लेना पड़ा। वे न तो अपनी मां को बीमारी से मरने से बचा सके न अपने आप को ही। उनकी भी असामयिक मृत्यु हो गई। आज हमारे समाज में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। कहानीकार की दृष्टि में दोनों पात्र अलग अलग उसी विशेषताओं में देखने को मिलते हैं जो आधुनिक यथार्थ है। हमारे यहाँ परंपरा ही कुछ ऐसी है कि हम अपने जातीय प्रतीकों को सदा अति मानवीय धरातल पर रख कर देखना चाहते हैं। उनमें मानवता का निदर्शन हमें चोट पहुंचाता है। इसका मुख्य कारण शायद यही है कि हमें स्वयं अपनी मानवीयता पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अपने से कुछ आशा नहीं होती। इसलिए यह बात असंभव प्रतीत होती है कि मानवीय धरातल पर रहकर भी जीवन में कुछ किया जा सकता है। यही स्थिति है भवलदा की। वे यदि मास्टरनी से शादी कर परिवार को अच्छा बनाने का प्रयत्न करते तो संभव था कि उनका भी जीवन सुखी और समृद्ध हो जाता है। दूसरी तरफ उन्हें अशोकदा से विकास का सहारा लेकर भी मां की खुशियों को बढ़ाया जा सकता था। इधर अशोकदा को भी भवलदा की व्यवस्था को समझना चाहिए था। बड़े साहब की लड़की को भवलदा की दुनिया से भले ही भेदभाव होता है, किंतु अशोकदा को अपनी मां के कारण ही परिवार को टूटने से बचाने का प्रयास करना चाहिए था। किंतु अति यथार्थवादी इस युग में जिस प्रकार परिवार किसी न किसी ऐसी ही समस्या के कारण टूट रहे हैं उसका ही दस्तावेज है यह कहानी धावक। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत रचना धावक एक अति यथार्थवादी रचना है। आइए अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। धावक कहानी का उद्देश्य देखते हैं। रचना का उद्देश्य यह बताना है कि मानव जीवन 2 भागों में बटा है, जिसका आधार उनकी दृष्टि है। एक प्रकार का वह जीवन होता है जिसमें छल छद्म और धोखा है। दूसरा जीवन सीधा साधा और सहृदयतापूर्ण है। समय और परिस्थितियों के अनुकूल जिया जाने वाला जीवन सार्थक और समृद्ध होता है, किंतु जब वे ही साथ नहीं देती
तो जीवन में अनेकों प्रकार की निराशा, हताशा और पश्चाताप बढ़ जाता है। यद्यपि भवलदा पर जो जिम्मेदारियों का बोझ था उससे उनकी कमर टूट चुकी थी। उनके जीवन से सफलता के सभी अवसर समाप्त होते जा रहे थे, फिर भी वे अपनी जीवंतता के साथ जीवन की दौड़ में धीरे धीरे दौड़ते ही रहे, टूटकर बिखर नहीं गए। साथ ही बड़े भाई अशोकदा सभी जिम्मेदारियों से युक्त समय और परिस्थितियों का लाभ उठाकर जीवन की उस सच्चाई पर पहुंच गए जिसे पाने की सभी लोगों की लालसा होती है, जिसकी विशेषता कुछ ऐसी होती है कि वह व्यक्ति परिवार और संस्कारों से टूटकर अलग हो जाता है और अभिजात्य वर्ग बनकर एकांत और अंतर्मुखी जीवन जीने लगता है। जीवन की दौड़ में सबसे आगे रहने के लिए दूसरों को लंगी मारना था, अपने पद से विचलित होना। शान और क्रूरता तो हो सकती है, सम्मान और सौहार्द नहीं, किंतु जिनके जीवन की संपूर्ण जीवन शक्ति को समय और परिस्थितियों के संघातों ने अवशोषित कर लिया हो, उनके जीवन में विकास का। महादेवी जी की मान्यता है कि अतीत से शिक्षा लेकर अपने आप को नवीन वातावरण के उपयुक्त बना लेने, नवीन समस्याओं को सुलझा लेने में है, केवल उसके अंधानुकरण में नहीं। कहानी में अशोकदा और भवलदा के जीवन की अलग अलग जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उसके माध्यम से कहानीकार का मुख्य उद्देश्य यही दर्शाना है कि नवीन समस्याओं को सुलझाते हुए और अतीत से जुड़े रहकर ही सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रह सकती है। घर, परिवार और समाज से कटकर दूसरों को छल और धोखा देकर केवल अपना जीवन ही सफल और सार्थक बनाना मानवता नहीं है। सच्ची मानवता अपने विकास के साथ साथ व्यक्ति, समाज और सौहार्द का विकास करना है। परंतु रचना के माध्यम से रचनाकार का उद्देश्य यही समझाना है कि अपने कर्तव्य की गुरुता को भली बात हृदयंगम कर यदि हम अपना लक्ष्य स्थिर कर सकें तो हमारी लौ श्रृंखलाएं हमारी गरिमा से गलकर मोम बन सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगली कड़ी में हम लोग धावक कहानी के माध्यम से साहित्यकार हमें क्या संदेश देना चाहता है, पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है, इसको हम लोग देखेंगे। रचना के माध्यम से कहानीकार ने यही संदेश देना चाहा है कि व्यक्तियों द्वारा निर्मित नियमों में आबद्ध होकर व्यक्ति जिस संस्था को गठित करता है उसे समाज कहा जाता है तथा उन नियमों में आबद्ध होकर ही मनुष्य सामाजिक हो सकता है। भवलदा का जीवन एक सहज और सामाजिक था। ड्यूटी के बाद पार्ट टाइम मुनीमी करके पैसे जोड़ना, बहन की शादी करना ही नहीं, मोहल्ले तक की अपनी जड़ों में वे इस कदर समाये हुए थे कि बंगाली हो या गैर बंगाली, हिंदू हो या दूसरे मजहब को मानने वाला, भवलदा सबकी खुशी को अपनी खुशी समझते थे। किंतु ठीक इसके विपरीत अशोकदा माँ की देखभाल, बहन की शादी, भवलदा जो उनसे छोटे थे का ख्याल रखने अर्थात कुछ से कोई मतलब जब नहीं था तो समाज और मोहल्ले से क्या मतलब। अतः अशोकदा जैसे लोगों के लिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वे केवल अपने ही जीवन के लिए सब कुछ सोचते और करते हैं। अतः कहानीकार का इस संदर्भ में महादेवी के शब्दों में यही संदेश है कि समस्त सामाजिक नियम मनुष्य की नैतिक उन्नति तथा उसके सर्वतोमुखी विकास के लिए आविष्कृत किए गए हैं। जब वे ही मनुष्य के विकास में बाधा डालने लगते हैं तब उनकी उपयोगिता ही नहीं रह जाती। अर्थात जब मानव की नैतिकता समाप्त हो जाती है और जब वह परिवार तथा समाज के किसी काम से मतलब नहीं रखता है तो उसके पास चाहे जितने भी सुख सुविधा और उन्नति के अन्य साधन क्यों न हो, कम से कम वह सच्चा इंसान तो नहीं बन सकता है और न तो उसकी आत्मा में किसी प्रकार की शांति होगी। कहानीकार ने भवलदा के पत्र के माध्यम से अशोकदा जैसे लोगों को जो फटकार व्यक्त किया है वह आज के संदर्भ में हमारे समाज का एक नग्न यथार्थ है। संक्षेप में कहानीकार ने हमें यही संदेश देने का प्रयास किया है कि सच्ची मानवता की यही भावना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यही प्रयास भवलदा का था। उनके जैसे चरित्र को गढ़कर कहानीकार ने हमें यही संदेश दिया है और कहना चाहा है कि यदि मनुष्य लाभ के लिए ही सब काम करता रहा तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था, क्योंकि अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है, पर दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। अगली कड़ी जो अंतिम कड़ी है उसमें हम लोग कहानी के मुख्य पात्र भवलदा एवं अशोकदा के चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। कहानी के मुख्य पात्र हैं भवलदा, जिनमें वे सभी विशेषताएं हैं जो एक अच्छे व्यक्ति में होती है, जिसके विषय में कहा जा सकता है कि अच्छाई और अच्छे क्रमशः विनाश को निहार कर ही त्रासदी का अनुभव होता है। जब हम अच्छे व्यक्तियों पात्रों से समस्त होकर करुणा का के साकार मूर्ति के रूप में देखते हैं, फिर देखते हैं कि परिस्थितियां उसे क्रमशः विघटित एवं विखंडित कर रही हैं, तो प्रेक्षक और पाठक आज की वेदना और भी सघन हो जाती है। वह सोचने के लिए प्राय विवश हो जाया करता है कि आखिर अच्छे और त्याग भय को ही इतने दुखों, संत्रासों एवं करुणा पूर्ण स्थितियों से गुजरकर विनष्ट क्यों होना पड़ता है। इसी आधार पर अगर हम लोग देखें तो भवलदा के चरित्र को हम लोग 5 बिंदुओं पर मूल्यांकित कर सकते हैं। प्रथम सच्चा मानव, दूसरा परिश्रमी, तीसरा मातृभक्त, चौथा त्यागी पुरुष और 5वां स्वाभिमानी। अब आइए अशोकदा के चरित्र को देख ले थोड़ा, और किन किन बिंदुओं पर उन्हें हम लोग देख सकते हैं। कहानीकार ने अशोकदा को प्रतिनायक के रूप में चित्रित किया है, जो अव्वल दर्जे के खुदगर्ज इंसान थे, जिनकी जिंदगी में शान से जीना ही जीना था। वे दूसरों के लिए कभी कुछ करते दिखाई नहीं पड़ते। जिनके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को हम लोग इन बिंदुओं पर देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, खुदगर्ज इंसान, मौका परस्त, आधुनिकता के प्रति मोह, चौथा इंसानियत के विरोधी और 5वां भ्रातृद्रोही। तो ये हम लोगों ने अब तक देखा लेखक का परिचय, कहानी का परिचय, पाठ का सारांश और कहानी का किस प्रकार से आज के समाज में भी, आज के परिस्थितियों में भी यथार्थ है। उसके बाद कहानी का उद्देश्य, कहानी का संदेश और कहानी के मुख्य पात्र भवलदा और अशोकदा के चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदुओं को। अब जो है एक बात और ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर लेखक के परिचय का स्मृति संकेत, पाठ का शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न, कहानी के प्रमुख पात्र भवलदा एवं अशोकदा के चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदु आ रहा होगा, जिसे आप कॉपी में उतारेंगे, तैयार करेंगे और ध्यान से 2 से 3 बार पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसका उच्चारण शुद्ध करेंगे और वीडियो को देखेंगे, ताकि परीक्षा की दृष्टि से पाठ तैयार हो सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो आप लोग परीक्षा के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ हम लोग वीडियो को बंद करेंगे, विराम देंगे। कल देखते हैं कि क्या विषय लेकर के आते हैं हम। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद एवं आशीर्वाद।